नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को जल्द मिलेंगे दायित्व वितरण को लेकर आज अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में चर्चा होगी। चरणवार जारी होगा दायित्व की सूची, जहां पहले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में दायित्व सौंपे जाएंगे। दायित्व वितरण को लेकर आज महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, जहां प्रदेश प्रभारी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में ये चर्चा की जाएगी। इसी के साथ चरणवार जारी होगा दायित्वों की सूची और इसी के साथ साथ पहले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसके जरिए उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को अब दायित्व सौंपे जाएंगे। 2024 के लिए भी बड़ी जिम्मेदारियां देनी हैं, उसको लेकर भी दायित्व ये सौंपे जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले चुनावों को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां हैं। तो चरणवार जारी हो गई दायित्वों की सूची। तो पहले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सभी नेताओं को जो है दायित्व सौंपे जाएंगे, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? देखिए, राज्य सरकार में मंत्री स्तर के, दायित्वधारी स्तर के कुल 88 पद रिक्त हैं। गोपन विभाग से जानकारी राज्य सरकार ने मांगी थी। राज्य सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष दोनों के बीच एक शुरुआती चर्चा हो चुकी है। आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंच रहे हैं, जिनका 2 दिनों का उत्तराखंड दौरा है। वो अलग अलग बैठकों में रहेंगे। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के मध्य जो बैठक होनी है, रात शाम 7 बजे के करीब आवास पे, उसमें दायित्वधारियों के विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष सुपुर्द किया जाएगा। और महेंद्र भट्ट ने जो न्यूज ऑन इंडिया से बातचीत की, उसमें साफ कहा है कि प्रथम चरण की सूची में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। और ये भी अब साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं लेकर आने वाली है। शुरुआती लिस्ट में 15 से 20 लोगों के नाम हो सकते हैं, जैसा आकलन किया जा रहा है। और ये वो लोग होंगे जिन्हें पार्टी संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिल पाई या विधानसभा चुनाव में प्रयासरत थे तो इन्हें पार्टी टिकट नहीं दे पाई। ठीक है सुदीप, तो ये बड़ी बैठक यानी कि आज मानी जा रही है। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जानकी चट्टी खरसाली में यमुनोत्री तक रोपवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में यमुनोत्री धाम रोपवे परियोजना के लिए एमओयू साइन किया गया है। पर्यटन विभाग, निजी निर्माण कंपनी एसआरएम इंजीनियरिंग एवं एफआईएल इंडस्ट्री के बीच एमओयू साइन किया गया है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। यमुनोत्री धाम रोपवे की लंबाई 3.38 किलोमीटर होगी, जो 167 करोड़ की अनुमानित लागत से बनकर तैयार होगा। इस रोपवे परियोजना का निर्माण यूरोपीय मानकों के अनुसार फ्रांस और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर किया जाएगा, जिसकी क्षमता 500 व्यक्ति प्रति घंटा है। रोपवे का लोअर टर्मिनल पॉइंट खरसाली में 1.787 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जबकि अपर टर्मिनल 0.99 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। यमुनोत्री धाम से एमओयू साइन होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। इस रोपवे परियोजना के बनने के बाद श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में आसानी होगी। अभी पैदल मार्ग से यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। रोपवे बन जाने के बाद मात्र 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने के साथ ही पार्किंग, आवासीय व्यवस्था, रेस्टोरेंट के निर्माण भी प्रस्तावित है। बता दें, 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम होता है और मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर चढ़ाई कठिन होती है। समुद्र तल से करीब 3291 मीटर की ऊंचाई पर बने यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है और 5 किलोमीटर की चढ़ाई में करीब 5 घंटे लग जाते हैं। यमुनोत्री धाम हमारा विश्व प्रसिद्ध धाम है और वहाँ पर प्रत्येक वर्ष यात्रियों की बड़ी संख्या आती है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आती है। अभी तक यमुनोत्री की जो यात्रा है वो कठिन 5 किलोमीटर से अधिक की कठिन चढ़ाई वाली यात्रा है। उसमें वृद्ध लोगों को, अस्वस्थ लोगों को उस यात्रा में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। अब रोपवे का
अब जिस प्रकार से आज MOU हुआ है, आगे चलकर जल्दी ही उसका शिलान्यास होकर काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद ये यात्रा बहुत सरल हो जाएगी और आसान हो जाएगी और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर यात्रा संपन्न भी हो जाएगी। हमारे पास जो लोगों ने पंजीकरण कराया है, क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है और आपके ऐप के माध्यम से पंजीकरण हो रहा है, ऑन कॉल पंजीकरण हो रहा है और पहली बार व्हाट्सएप के ज़रिए भी पंजीकरण हो रहा है। और अभी हमारे ये 22 फरवरी तक 3 करोड़ से अधिक रुपए की हमारी बुकिंग हो चुकी है GNVN के अंदर और 64,939 जो है हमारे जो यात्री जो हैं उनका पंजीकरण हमने बद्रीनाथ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ संकट पर हो रही राजनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि लोग चारधाम यात्रा पर आएं और दर्शन करें। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोशीमठ संकट पर सरकार को घेरते हुए कहा था कि वे जल्द ही जोशीमठ आ रहे हैं। हालांकि अभी तक राहुल गांधी जोशीमठ नहीं पहुंचे हैं। जोशीमठ के नाम पर, इस प्रकार की आपदाओं के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है। हम सभी से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी आस्थावान लोगों से सबको निमंत्रण करते हैं कि वो आएँ, चारधाम यात्रा में आएँ और दर्शन करें, पूजन करें, देवभूमि का दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है और केंद्र अथवा राज्य सरकार कोई प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश का बजट राज्य हित, जनहित और देश हित में आया है। विदेशों में भी भारत सरकार के बजट की प्रशंसा हो रही है। ऐसे में रावत जी के आरोप सिर्फ एक चर्चा मात्र है। पूरे विश्व के अंदर जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, चरमरा गई हैं, वहीं आज भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है। और भारत के अंदर जो व्यवस्था का मॉडल इस महामारी के बाद बना है, उस मॉडल को पूरी दुनिया सराह रही है। भारत का आम बजट आया है, पूरी दुनिया भारत के बजट की ओर अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी कि भारत का बजट विश्व को क्या देने वाला है। तो हम समझ सकते हैं कि भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून बनाए जाने के बाद बीजेपी नेता इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने हरिद्वार बीजेपी के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नकल विरोधी कानून को देश का सबसे मजबूत कानून बताया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून बनाकर सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड में मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी के लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि नकल विरोधी कानून के माध्यम से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में मेहनत करके परीक्षाओं में बैठने वाले होनहार युवकों को एक कवच प्रदान किया है और उनको आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार से भी अन्य कोई प्रयास नकल के या पेपर लीक करने के नहीं होंगे और अगर कोई ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर उसको कड़े से कड़ा दंड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पीसीएस मेंस के एग्जाम शुरू हो गए हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी। प्रदेश में 16 केंद्रों पर पीसीएस मेंस की परीक्षा हो रही है। परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर के पास धारा 144 लागू है और छात्रों को कड़ी चेकिंग के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। एग्जाम के दौरान अभ्यर्थियों पर सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है और इस सेंटर पर पूरे परीक्षा का वीडियोग्राफी कराई जा रही है। हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून के 16 सेंटरों पर परीक्षा हो रही है। हरिद्वार में परीक्षा के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 1716 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। बात देहरादून की करें तो 7 एग्जाम सेंटर पर 2213 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। उधर कुमाऊं के जिले हल्द्वानी में 4 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 1707 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। वहीं परीक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीमें भी अलर्ट है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल नए नकल विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। एग्ज़ाम ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था, नॉर्मल था।
और ठीक है एग्जाम। प्रिपरेशन में तो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था क्योंकि बीच में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ थी और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, पर उसके बावजूद हिंदी का पहला पेपर था लैंग्वेज का, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है, अच्छा आ रखा था। एग्ज़ाम ठीक हुआ, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी पहले से। जैसे अभी हाल ही में कई सारे पेपर लीक हुए हैं, उनसे काफ़ी बेटर रहा है। व्यवस्था भी ठीक ही थी, पानी वगैरह मांग रहे थे तो मिल ही रहा था, बेंचेस भी कंफर्टेबल थी तो सब अच्छा था। उत्तराखंड का पहली बार देने के लिए आई हूँ मेंस, तो व्यवस्था वगैरह यहाँ पे सब ठीक थी, बाकी देखते हैं। कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ फ्रॉड हो रहा हो, जैसा जनरली अभी चल रहा है, बहुत इशू चल रहा है कि फ्रॉड वगैरह का कुछ है, तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि पूरा प्रॉपर सील्ड थे पेपर, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए टाइम टू टाइम। व्यवस्था अच्छी है एग्ज़ाम सेंटर पे, हमारे बैग्स जैसे आप देख रहे हैं रखे गए हैं प्रॉपर, और एग्ज़ाम अच्छा गया, पेपर जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही आया। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की इकोनॉमी और टूरिज्म को और अधिक गति देने के लिए मानस खंड प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर निकली राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड के मानस खंड कॉरिडोर की झांकी को पहला स्थान मिला। दरअसल मानस खंड थीम को खुद पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था, जिसकी बानगी गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही गणतंत्र दिवस की झांकी में भी स्थान मिलने से सोने में सुहागा हो गया। गौरतलब है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं में मानस खंड कॉरिडोर के तहत धार्मिक स्थल विकसित कर रही है, जिसके बाद 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के धार्मिक स्थलों तक देश भर से भक्तों और पर्यटकों को लाया जाएगा। मानस खंड कॉरिडोर तक पर्यटकों को लाने के लिए सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। मानस खंड कॉरिडोर से बने प्रोजेक्ट को मंदिर माला प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। सरकार का प्रयास है कि विभिन्न धार्मिक सर्किटों का विकास किया जाए। मुख्यमंत्री धामी के विजन के मुताबिक पहले चरण में 2 दर्जन से अधिक मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें जागेश्वर महादेव, चितई गोलजीव मंदिर, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, बागनाथ महादेव, बैजनाथ मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, हाट कालिका मंदिर प्रमुख रूप से शामिल हैं। 4 धाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जाएं, और जो मानसखंड कॉरिडोर बन रहा है उस यात्रा पर भी जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में वो जहां नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, इन सभी स्थानों पर उनका समय मिले, उनका प्रवास हो, जिससे देश दुनिया की नज़र में यह क्षेत्र भी, जो भोले बाबा का कैलाश पर्वत है, ये भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी चूँकि जानते सभी लोग हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ प्रवास होगा तो निश्चित रूप से वो विश्व के नक्शे पर चमकेगा। वहीं मानसखंड प्रोजेक्ट को लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से देखेंगे। वहीं मानसखंड कॉरिडोर बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम पूरी तेजी से किया जा रहा है। पहले चरण में कुमाऊं के सभी जिलों के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा बढ़ाने का मास्टर प्लान भी तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल से उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सैलानियों के लिए भी एक अहम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इससे न सिर्फ उत्तराखंड के विकास को पंख लगेंगे, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड देश दुनिया के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया।
सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। वे रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गैरसैंण को उनके कार्यालय में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, जो एक कदम था। अब सरकार को उसको स्थायी राजधानी बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि बीजेपी सरकार राजधानी को लेकर गंभीर है, इसलिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम गैरसैंण में किए जा रहे हैं और स्थायी राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, पर इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। सरकार के समय में जो निर्णय लिए थे उसके बाद उस पर कमेटी का गठन करने के बाद सभी के निर्णय के बाद हम आज भी जिस प्रकार से राजधानी के विषय को लेकर के हम गैरसैंण पे हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने विधानसभा का भी संचालन कर रहे हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हम हर दृष्टि से राज्य के पर्वतीय संकल्पना के आधार पर खड़े राज्य पर कल्पना करने वाले लोग हैं और इसलिए जो भी हम सब लोग संयुक्त मिल करके सारी सोच के अनुसार ये निर्णय सामूहिक दृष्टि का है। मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने उसके ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया और साथ ही उस क्षेत्र के विकास के लिए, यानी कि राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक पैकेज की भी घोषणा की थी। मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जब मेरा लक्सर के रायसी क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्था परिसर में बीजेपी की ओर से जिला मंडल कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जहां संगठन के मंडल अध्यक्ष मनोज पवार, महामंत्री एडवोकेट राजेश सैनी समेत मंडल प्रभारी और समिति के तमाम सदस्य शामिल हुए। बैठक की शुरुआत गरीब कल्याण संकल्प हमारा की थीम से की गई। वहीं इस बैठक में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बताई और उस हिसाब से कार्य करने के निर्देश दिए। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरे विश्व की हमारी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे प्रदेश में, जनपद में और मंडल में जो नवगठित कार्यकारिणियां हैं उनकी मंडल कार्यकारिणी की जो सभाएं गठित हो रही हैं। अनुशासित पार्टी है और जितने हमारे सदस्यों को सम्मान दिया है पार्टी पदाधिकारी बना करके प्रदेश स्तर पे, जनपद स्तर पे, मंडल स्तर पे, उन सब को एक बार रिकंडीशन किया जा रहा है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरे विश्व। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं की सुख सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द ही प्री बर्थ सेंटर की व्यवस्था करने जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में चल रहे वन स्टॉप सेंटर में प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पर चलाया जाएगा, जिसकी विभाग से अनुमति मिल चुकी है और एनएचएम का जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें भारत सरकार से फंड की मांग की गई है, ताकि जल्द ही वन स्टॉप सेंटरों को भी प्री बर्थिंग सेंटर के रूप में चलाया जाए, ताकि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव इस डिपार्टमेंट को भेजा था कि जितने भी वन स्टॉप सेंटर्स हैं वो प्री बर्थिंग सेंटर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से प्रस्ताव की स्वीकृति हमें मिल गई है, तो इसी के क्रम में हम लोगों ने हमारा जो सप्लीमेंट्री बजट है एनएचएम का, उसमें ये भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसके लिए फंड्स हमें उपलब्ध कराया जाए। तो जितने भी हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं सभी 13 जिलों में, ये सभी वन स्टॉप सेंटर्स प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पे ये काम करेंगे और जो गर्भवती महिलाएं हैं जो डिलीवरी के लिए आती हैं टेस्ट वगैरह कराने,
और फिर उसके बाद फिर उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है गाँव में, तो वो यहाँ आके रहते। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने के साथ ही वन विभाग के अधिकारी, वनकर्मी, वन्य जीवों और वन संपदाओं को आग से बचाने को लेकर सतर्क हो गए हैं। इसी को लेकर वन विकास निगम हल्द्वानी के डीएसएम अनिल कुमार की अगुवाई में क्षेत्र के सभी डिपो इंचार्जों के क्षेत्र के डिपो संख्या 1 में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। साथ ही आग से बचाव के संबंध में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी। मतलब 15 फरवरी से जो है फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो वन निगम द्वारा जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। हमने जितने भी, जैसे हमारी प्रत्येक डिपो में होंडा पंप है, उनको सारा रिपेयर करा के चुस्त दुरुस्त कर दिया है। रही हमारे पास जितने भी फायर सिलेंडर वगैरह हैं, उनको सबको हमारे द्वारा बढ़वा दिया गया है। हम जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं। भगवान न करे अगर जो कहीं भी किसी प्रकार की अगर जो कहीं वो होती, कोई घटना घटती है, तो उसके लिए हमारी सारी तैयारी पूर्ण कर रखी है। मतलब जल्द ही टिहरी शहर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है। दरअसल टिहरी बांध की झील के आसपास के क्षेत्रों में बोटिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे यहां के लोगों के साथ ही बिहार से आने वाले पर्यटकों को भी इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस योजना के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है ताकि कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और लोगों की मांग को देखते हुए टिहरी बांध की झील के आसपास बोटिंग पॉइंट बनाए जाए। वहीं इसे लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार का कहना है कि झील के आसपास बोटिंग पॉइंट बनने से लोगों को रोजगार मिल पाएगा। कहाँ पर हम इसको और हम जेटीज़ का हम कर सकते हैं, जिससे टिहरी झील के आसपास में रोजगार और बढ़ सके। और साथ ही साथ में जो हमारे कोटी कॉलोनी में जो मुख्य एक मांग थी कि जेटी की साइज़ बढ़ाई जाए, उसमें भी प्रस्ताव हमने बना लिया है। शासन को भी हमने इसको प्रेषित कर दिया है और हम जल्द ही उसकी कार्रवाई। मौसम में आ रहे बदलाव का सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वहीं देहरादून के सीएमओ संजय जैन का कहना है कि बदलते मौसम के चलते चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराकर विभाग पूरी तरीके से इस समस्या को निपटाने की कोशिश कर रहा है। में अलग से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बीमारियों का प्रकोप जो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। थोड़ा मानसून सेशन में तो जरूर बीमारियां हमारी बढ़ जाती हैं, लेकिन गर्मियों में भी हीट स्ट्रोक और अन्य बीमारी जो होती है उसके लिए हमने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। और गर्मियों में जनरली जो बीमारी रहती है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध रखने के निर्देश सभी अस्पतालों को मेरे द्वारा कोटद्वार पुलिस ने एक तस्कर को 20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नशा के सौदागरों की अब खैर नहीं है। जहां नशा मुक्ति अभियान के तहत धरपकड़ जारी है, लगातार प्रशासन इसको लेकर सतर्क नजर आ रहा है। कोटद्वार से ये खबर है जहां पर स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। आगे भी ये अभियान इसी तरीके से चलाया जाएगा ताकि नशा मुक्त प्रदेश बनाया जा सके। इस दिशा में नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी के लिए धरपकड़ जारी है। फिलहाल ये तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।